सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग जो है लास्ट लेक्चर तक के अपने चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है समझे थे, और काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर थे हमको। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो है एमसीक्यू 1, और फिर हम लोग ने एमसीक्यू 1 फिनिश कर दिया था। फिर हम लोग एमसीक्यू 2 पे आए थे, फिर एमसीक्यू 2 भी फिनिश कर दिया था। उसके बाद ये जो हम लोग ने ग्राफ पढ़ा था 11.1 में, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इसको काफी ज्यादा आपको डीप में समझाया था। तो इससे काफी सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट भी फिनिश हो गया था, और हम लोग ने वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 17 तक के फिनिश कर लिया था। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि शॉर्ट आंसर स्टार्ट करना है, और जितने क्वेश्चन हो सके वो ट्राई करेंगे सारे करने के। से वो सिर्फ कितने 10 क्वेश्चन लेफ्ट है अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 18 से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन, अगेन माय नेम इज वैभव तिवारी। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन और साथ साथ में जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसको ऊपर से ऊपर से एक बार बेसिक तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड जिसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है, अल्फा, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्लियरली ये बोल रहा है कि एक रॉड है अपनी, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना इंक्रीज होगा जब इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो अपने को पता है कि हम लोग जब इसको डेल्टा टी टेम्परेचर देंगे तो क्या होगी, ये रॉड एक्सपेंड होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। तो ये वही पूछ रहा है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इंक्रीज करेगा इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो चलिए अपने को डेल्टा एल, सॉरी, इंक्रीज इन लेंथ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, वो क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसकी लेंथ पहले कितनी थी? एल, हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं। ये अपने को अल्फा गिवन है, और डेल्टा टी भी गिवन है कि हम लोग ने टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया है। तो जो अब नई लेंथ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई डैश लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हाफ एम एल स्क्वायर। तो एल क्या हो रहा है हमारा? एल प्लस डेल्टा एल। तो इसको लिखेंगे एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इतना समझ आता है, अभी तक सब कुछ बेसिक चल रहा है। फिर उसके बाद तो ये हाफ तो कांस्टेंट है, मास इसका एम है, और फिर एल प्लस डेल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल, ठीक है। तो अब जो डेल्टा एल होगा वो अपने को पता है कि नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, स्लाइटली इंक्रीज। तो अपना जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो भी स्लाइटली होगा, मतलब बहुत कम होगा। और डेल्टा एल स्क्वायर तो ये और ही छोटा टर्म होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेल्टा एल के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब टेंस टू जीरो। क्योंकि अर्थ डेल्टा एल अर्थ पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग 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 रहा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नियरली जीरो हो जाता है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ हाफ एम एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल, ठीक है। यह है अपने पास। अब आगे फिर से हम लोग लिखेंगे हाफ एम, ये हाफ एम तो चेंज नहीं हो रहा है। और फिर ये जो अपना डेल्टा एल है, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करी थी, वो क्या थी? एल अल्फा डेल्टा टी। तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एम बाय, सॉरी एम, ये आ जाएगा एम एल डेल्टा एल बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डेल्टा एल बाय 2 एल। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने जो है एम एल स्क्वायर आएगा, हम लोग ने हाफ का अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम एल स्क्वायर बाय 12, और ये बीच में प्लस साइन आ जाएगा। तो हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस अंदर पे मल्टीप्लाई कर दिया ये 12 का, ठीक है। तो अब आगे क्या चल रहा है, आई हो जाएगा अपना जो एम एल स्क्वायर बाय 12 है, वो तो अपना पुराना वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस क्या हो जाएगा,
आई, आई कैसे हो जाएगा कि ये देखो, ये एम एल, सॉरी ये एल स्क्वायर बाय 6 होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 आई। ठीक है, तो हो जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ गया अपना आई डैश, आई डैश क्या हो गया, आई प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, मतलब पहले क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, फिर इंक्रीज होके आई प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो यही इसमें पूछा था कि फाइंड आउट द इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ एनर्जी, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा डेल्टा टी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग समर्स इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस टू कीप कूल इज टू मेक आइस बॉल्स ऑफ crushed ice, dip it into flavored sugar syrup and sip it. For this, a stick is inserted into crushed ice and is squeezed in the palm to make it into the ball. Equivalently, in winter, in those areas where it snows, people make snowballs and throw around. Explain the formation of ball out of crushed ice or snow in the light of PT diagram of water. तो इसमें क्या बोल रहा है, तो ये पहले पार्ट में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द समर्स इन इंडिया, तो ये आइस गोली की बात कर रहा है। समर्स में जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो आइस होती है उसको क्रश करके उसमें सिरप डाल के सिप करते हैं, मतलब ये आइस गोली की सिंपली बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है उसमें स्टिक डालते हैं हम लोग इन क्रश आइस एंड स्क्वीज इन विद पाम टू मेक इट इनटू बॉल। और फिर क्या हो रहा है, विंटर की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंटली इन विंटर इन दोस एरियाज वेयर इट स्नोज पीपल मेक स्नो बॉल्स एंड थ्रो अराउंड। तो ये क्या हो रहा है, पीटी जो डायग्राम है वो बनाना है, प्रेशर टेम्परेचर का डायग्राम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो प्रेशर टेम्परेचर का अपने को ग्राफ बनाना है। तो अपने को पता है पीटी का जो ग्राफ होता है जनरली ये होता है, ये वाटर के लिए है। तो अपना जो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन में सॉलिड होता है, ये होता है लिक्विड, ये होता है गैस। ये जो है अपने को चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट ग्राफ करके पढ़ाया जाता है, ये चैप्टर की थ्योरी में आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब हमको इस क्वेश्चन क्या हो रहा है, गर्मी और ठंड की बात कर रहा है। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड और लिक्विड वाला। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम डिफाइन करी, और ये जो टेम्परेचर इस लाइन पे ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ठीक है, तो यही इसी डायग्राम की बात कर रहा था ये यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम है ये तो हम लोगों ने सीधे सीधे थ्योरी से उठाया, और ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बात कर रहा था इस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की एट 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। तो यही था इस क्वेश्चन नंबर 19 में, कुछ नहीं था, बस अपने को थ्योरी से जो है ये ग्राफ को रिमेम्बर रखना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज सुपर कूल्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज सुपर कूल्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट दिस पॉइंट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस मैकेनिज्म मैकेनाइज्ड और अदरवाइज सम ऑफ इट सडनली फ्रीजेस टू आइस। ये क्या बोल रहा है, पहले 100 ग्राम ऑफ वाटर था, उसको हम लोग ने सुपर चिल किया था -10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और फिर ड्यू टू सम रीजन कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो फ्रीज हो गया आइस में। ठीक है, व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर एंड हाउ मच मास वुड फ्रीज। तो क्या बोल रहा है, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है, फिर हम लोग ने उसको सुपर कूल किया -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस सडनली फ्रीजेस टू आइस, कुछ अमाउंट जो था वो आइस में चेंज हो गया। तो ये बोल रहा है कि मिक्सचर का जो रिजल्टेंट टेम्परेचर वो कितना होगा, और कितना मास जो है फ्रीज होके रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें सारी चीजें गिवन भी है। ये एस गिवन है अपने को ऑफ वाटर, और अपने को ये एल ऑफ फ्यूजन गिवन है जो कि 80। तो अपने को एक क्लियरली एक फॉर्मूला पता है हीट इमिटेड का। ठीक है, हीट इमिटेड, हीट इमिटेड कितनी होती है, अपने को पता है एम एल, सॉरी एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी अपने को इतना पता है। तो ये जो डेल्टा टी है ये आएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो अपने को मास पता है कितना वाटर का, 100 ग्राम।
और जो एस है, एस कितना है 1, सब ऐसा यूनिट में रख रहे हैं हम लोग। और जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये -10 क्यों आया, क्योंकि 0 से -10 हुआ है, ठीक है। तो हीट इमिडिएट कितना होगा अपना 1000 कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में आ रहा है क्योंकि ये जो अपने लोग ने एस लिया था वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो अपने पास हीट इमिडिएट कितना आ गया 1000 कैलोरी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच मास ऑफ आइस वुड फ्रीज। तो जो अपनी हीट इमिट हुई वो कहाँ पे जाएगी, आइस को फ्रीज करने में, ठीक है। तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जिसमें तो मास तो अपने को 100 ही गिवन रहेगा फिर से। सॉरी सॉरी सॉरी, जो नया फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, मास ऑफ मेल्टेड आइस वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एम एल। ये दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो एल गिवन है इसका यूज करेंगे हम लोग। तो एल यहाँ पे ये हीट ऑफ फ्यूजन वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। मास कितना है अपने को, मास तो निकालना है, और क्यू कितना है, हीट जितनी यहाँ से इमिट हुई उतना ये लोग ये वाला जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000। क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा वो 1000/80 इज इक्वल टू मास। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा अपना कितना, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। लगभग लगभग इतना ग्राम जो है आइस अपनी फ्रीज हो जाएगी। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, वन डे इन द मॉर्निंग रमेश फिल्ड अप हाफ, सॉरी 1/3 बकेट ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम गीजर टू टेक बाथ। तो क्या क्या रमेश ने, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। रमेश ने अपनी जो बकेट है उसको 1/3 फिल कर दिया, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में से ये वाला पार्ट गर्म पानी से फिल कर दिया, एंड रिमेनिंग 2/3 वॉज फिल्ड बाय कोल्ड वाटर। ये जो बाकी के दो पार्ट थे उसने कोल्ड वाटर से फिल किया, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टू ब्रिंग मिक्सचर टू कंफर्टेबल टेम्परेचर। हम लोग ठंड में जनरली यही करने वाले हैं, अभी ठंड का मौसम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सडनली रमेश हैड टू अटेंड टू समथिंग टू विच वुड टेक सम टाइम्स, से 5 to 10 मिनट्स। तो क्या किया उसने, पानी मिक्स किया और फिर वो कुछ काम करने चला गया जिसमें हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगने वाले थे, ठीक है, बिफोर ही कुड टेक अ बाथ। तो उसको नहाते नहाते कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया और वो काम करने चला गया। नाउ ही हैड टू ऑप्शन, फिल द रिमेनिंग बकेट कंप्लीटली बाय कोल्ड वाटर एंड देन अटेंड द वर्क। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट अटेंड टू द वर्क एंड फिल द रिमेनिंग बकेट जस्ट बिफोर टेकिंग बाथ, विच ऑप्शन डू यू थिंक वुड हैव केप्ट वाटर वार्मर। तो ये क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या किया रमेश ने, स्टार्टिंग से समझते हैं। इसके पास 1/3 जो है हॉट वाटर है, ठीक है। फिर क्या है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी बकेट पूरी भर दे फुल और फिर काम करे, या फिर वो ये 1/3 को ही फिल करे और फिर काम करके आए, फिर इसको में जो है ठंडा पानी डाले। तो बोले किस में ज्यादा देर तक ये पानी ज्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, द रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, सॉरी, द रेट ऑफ कूलिंग और हीट एनर्जी का लॉस जो है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर से होगा तो उतने जल्दी जल्दी वो हीट लॉस करेगी। तो इस जो पहले केस था, केस नंबर 1, इसमें क्या होगा, बाल्टी में ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, कम होगा। तो इसकी जो हीट लॉस होगी वो रिलेटिवली इससे कम होगी। तो इसमें जो है सेकंड केस में अपनी हीट लॉस ज्यादा होगी। तो क्लियरली वो उसको क्या करना चाहिए, पहले पानी भर लेना चाहिए ठंडा गर्म, उसके बाद काम करके आएगा इस बकेट में। केस फर्स्ट में जो है उसका पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। तो इसका आंसर है ये वाला पहला ऑप्शन, फिल द रिमेनिंग बकेट कंप्लीटली बाय कोल्ड वाटर एंड देन अटेंड द वर्क। तो यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट आंसर है वो फिनिश होते हैं। बाकी काफी इजी क्वेश्चन है, पर आपको अच्छे से थ्योरी आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 चार क्वेश्चन किए, कुछ भी अभी तक टफ तो मिला नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन रहे अभी तक। तो चलिए अब लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर कंपेरेटिवली शॉर्ट आंसर से टफ होते हैं और लेंदी भी होते हैं, टफ तो नहीं कहना चाहेंगे, लेंदी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, वी वुड लाइक टू प्रिपेयर स्केल हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्केल बनाना चाह रहे हैं जिसकी लेंथ जो है
टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी थी। इट इज प्रपोज टू प्रिपेयर अ यूनिट स्केल ऑफ दिस टाइप हुज लेंथ रिमेन्स से 10 सेंटीमीटर। तो अपने को एक स्केल चाहिए जो हमेशा 10 सेंटीमीटर की रहे, टेम्परेचर के साथ जो है उसकी लेंथ चेंज ना हो। वी कैन यूज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ ब्रास एंड आयरन ईच ऑफ डिफरेंट लेंथ whose length would change in such a way that difference between their length remains constant. What should we take as length of each strip? तो ये क्या हो रहा है, हम लोग जो ये बनाने वाले हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, आयरन और ब्रास को मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वी कैन यूज बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ ब्रास एंड आयरन each of different length whose length would change in such a way that difference between their length remains constant। तो ये क्या हो रहा है, एक ब्रास रहेगा, ब्रास का टुकड़ा रहेगा और एक रहेगा आयरन का टुकड़ा, दोनों का लेंथ टोटल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, इसका जो लेंथ मान लीजिए एल है और इसका एल डैश है, तो पहले जो था एल माइनस एल डैश कुछ के ही रहना चाहिए, तो आफ्टर एक्सपांशन एल माइनस एल डैश भी के ही रहना चाहिए, मतलब आफ्टर एक्सपांशन आफ्टर हीटिंग। तो ये अपने को क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ओके, तो अपने को क्वेश्चन के पढ़ के पहली कंडीशन क्या समझ आ रही है कि जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, कितना, एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच का जो है डिफरेंस 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे करके हम लोग स्केल प्रिपेयर करें। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन है। तो अपने को पता है कि अल्फा क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, ये होता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये होता है। तो हम लोग ने इसको क्वेश्चन डाल ट्रांसफर किया, तो डेल्टा एल क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल वन लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो उसकी लेंथ पहले थी तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो आएगी अपनी इक्वेशन, एल टू कितना हो जाएगा, एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन आप लोग को याद भी रहना चाहिए, बट याद नहीं रहता तो हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं। एल टू जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी, एल वन ब्रैकेट के अंडर में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये अभी सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला चला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड आर अगेन हीटेड एंड देन लेंथ चेंजेस टू एल ऑफ ब्रास एंड एल ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी जो फाइनल लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ ब्रास और लेंथ ऑफ आयरन। ब्रास की लेंथ इतनी हो गई और आयरन की लेंथ इतनी हो गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फाइनल है वो कितना होना चाहिए, माइनस ये कितना होना चाहिए, 10। ये अपनी फाइनल इक्वेशन, और जो अपनी पहले वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, एल ऑफ ब्रास माइनस एल ऑफ आयरन भी 10 ही चाहिए था अपने को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंक्रीज, ये फाइनल वाली है, तो हम लोग ने अभी अभी एक रिजल्ट निकाला था, वो क्या था, एल ऑफ ब्रास वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, फिर माइनस में क्या जाएगा, एल ऑफ आयरन वन प्लस अल्फा टू ऑफ डेल्टा टी। इंक्रीज इन टेम्परेचर तो सेम होगा, बट दोनों के अल्फा जो है वो डिफरेंट होंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो एल ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास कितना होगा, वो अपने को अभी गिवन नहीं है। अब बाकी क्या, अल्फा, ये जो अपने को क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, इन और डेल्टा टी जो है ये भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो डेल्टा टी है वो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल ऑफ ब्रास माइनस एल ऑफ आयरन अल्फा वन एल ऑफ ब्रास माइनस अल्फा टू एल ऑफ आयरन, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस इसको इक्वेशन को धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब अपने पास जो इक्वेशन वन थी और ये जो अपनी आ गई ये इक्वेशन टू, जब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो अपने पास जो फाइनल आएगा, मतलब दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, एल ऑफ आयरन और एल ऑफ ब्रास इज इक्वल टू अल्फा वन अपॉन अल्फा टू। ये अपने पास फाइनल रिलेशन आने वाला है। तो अपने को अल्फा वन और अल्फा टू की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो कितनी है, 1.8 इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस फाइव। तो ये है 1.2 इंटू टेन टू दावर ऑफ
-5, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये आ गया एल ऑफ आयरन और एल ऑफ ब्रास का रेशियो। नाउ अपने को पता है कि जो एल ऑफ आयरन होएगा वो 3x होएगा और एल ऑफ ब्रास होएगा 2x होएगा। यहाँ से इतना पता चलता है, 3x एल ऑफ, ये क्या, ब्रास, सॉरी आयरन, और ये एल ऑफ ब्रास हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब अपने को जो सबसे पहले वाली इक्वेशन थी वो क्या पता था कि 3x - 2x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो अपने को पता चल कि जो ब्रास वाली रॉड है वो होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर की, और जो अपनी आयरन वाली रॉड है वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर की। तब जाके जो अपनी जो लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, विच इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 था उसमें बस कुछ नहीं, डेल्टा एल जो था, मतलब इंक्रीज तो था, एल ऑफ ब्रास और एल ऑफ आयरन जो था वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम लोग ने उसको इक्वल टू में 10 कर दिया, और फिर आफ्टर एक्सपांशन वाली इक्वेशन लिख दी। तो फिर दोनों को कंपेयर किया और फिर अपने पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, यू वुड लाइक टू मेक अ वेसल हुज वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये फिर से क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही सेम है। ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, बल्क मॉड्यूलस की बात करें, उस वक्त अल्फा की बात थी, इस बार बल्क मॉड्यूलस की बात करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर थी, और इसमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका वॉल्यूम। तो चलिए फिर से सेम मेथड है। तो क्या आएगा, अब फिर से एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं पढ़ने के लिए। वी वुड लाइक टू मेक अ वेसल हुज वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेक अ हिंट फ्रॉम द प्रॉब्लम। हो यहाँ पे खुद ही स्टेट करके लिखा है कि हिंट ऊपर वाले प्रॉब्लम से लेनी। ठीक है, वी कैन यूज ब्रास एंड आयरन, तो दोनों का ये अपने को बीटा गिवन है, टू क्रिएट अ वॉल्यूम इतना, हाउ डू यू थिंक वी कैन अचीव दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23। तो अपने को पता है कि वी नॉट, जो अपना वी नॉट है, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल ले लेते हैं, जो कि 100। ठीक है, और आयरन का जो वेसल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी उसका वॉल्यूम हो जाएगा VI। ठीक है, ये आयरन की हो गई, और ये ब्रास का हो जाएगा, ब्रास वाले वेसल का वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने को पता है कि ये जो है वी नॉट, ये कितना है, 100। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, CC। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴मीटर क्यूब। ये हम लोग ने कुछ ही बस यूनिट कन्वर्जन किया अभी। अब बात आती है कि वी नॉट क्या है अपना, दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि अपने को जो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अपने को जो है वॉल्यूम चेंज नहीं चाहिए। तो जो अपना वी नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह, वी ऑफ आयरन माइनस वी ऑफ ब्रास। ये हम लोग ने बस लास्ट क्वेश्चन जैसा किया, जो कि है 10⁻⁻⁴। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा अपने पास, इनके इंक्रीज इन वॉल्यूम वाले उससे, कि दोनों का इंक्रीज जो है सेम ही रहेगा। तो आयरन वाले का इंक्रीज क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन इंटू डेल्टा टी। और ये ब्रास वाले का क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ ब्रास वॉल्यूम ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रास इज इक्वल टू वॉल्यूम, सॉरी बीटा ऑफ ब्रास अपॉन बीटा ऑफ आयरन। तो अपने को बीटा ऑफ ब्रास गिवन है, ये क्या, 6 × 10⁻⁵। और बीटा ऑफ आयरन कितना गिवन है, 3.55 × 10⁻⁵। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों का रेशियो आ गया। अब दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपना रिजल्ट आएगा 1.69। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास VI/VB। तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। और जो पहली इक्वेशन थी वो कौन सी थी, डिफरेंस वाली, ये वाली VI - VB इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ बस दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपना V ऑफ I इज इक्वल्स टू 144 ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। और V ऑफ ब्रास आ जाएगा अपने पास 244.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी सेम क्वेश्चन था 22 की जगह, 22 के जैसा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24।
दो सिमिलर क्वेश्चन थे, बस एक में अल्फा गिवन था और एक में वॉल्यूम वाला कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Calculate the stress developed inside a tooth cavity filled with copper when hot tea of temperature 57 degree is drunk. You can take body, मतलब टूथ का टेम्परेचर नॉर्मली एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा एंड बल्क मॉड्यूलस अपने को गिवन है। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग ने जो जब हमारा दांत टूट जाता तो वी यूज टूथ कैविटी, ठीक है। टूथ कैविटी जो हम लोग दांत में लगाते हैं वो किसी मेटल से फील्ड होती है। तो इस केस में क्या, टूथ कैविटी इज फील्ड विद कॉपर, ठीक है। कॉपर, तो कॉपर का अपने को अल्फा गिवन है और बल्क मॉड्यूलस भी गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है, बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग ने क्या किया, 57 डिग्री सेल्सियस की चाय पी ली। तो ये बोल रहा है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसके कारण जो होगा अपना टूथ कैविटी वो एक्सपेंड करेगा। टूथ कैविटी विल एक्सपेंड, तो टूथ कैविटी जब एक्सपेंड करेगी तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा, क्योंकि वो एक्सपेंड तो नहीं करते बिकॉज इट इज फिक्स्ड बिटवीन टीथ्स। तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अपने को वही स्ट्रेस जो है फाइंड करना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो अपनी टूथ कैविटी है उसका बल्क मॉड्यूलस गिवन है और अल्फा गिवन है। हम लोग डायरेक्टली उसमें एक्सपेंशन पता करेंगे कितना होता है और उसको हम लोग टेंशन के इक्वल रख देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओके। तो आपने को पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी होगा, पहले 37 था फिर उससे 57 हुआ, 37 से 57 कितना हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को बल्क मॉड्यूलस गिवन है 140 इंटू 10⁻⁹ और अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। तो अपना जो गामा हो जाएगा, अल्फा का 3 टाइम्स होता है गामा, ठीक हो जाएगा अपना 5.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये अपना गामा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को पता है थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको चैप्टर के जो है सॉल्यूशन के दौरान पढ़ाया गया, मैं उसको लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले का। वो होता है बल्क मॉड्यूलस इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। ये होता है स्ट्रेस, ठीक है। ये जो आपको नहीं पता तो आप लोग फिर से एक बार थ्योरी रिफर कर सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का, विच इज बल्क मॉडल्स इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो अपने को बल्क मॉडल्स की बनी कितना, 140 इंटू 10⁻⁹। गामा हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, वो कितना है 5.1 इंटू 10⁻⁻5। और जो डेल्टा टी है हम लोग ने वो भी कैलकुलेट किया, वो कितना है 20। तो यहाँ से हमारा जो थर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, सॉल्व करने से इसको वो आ जाएगा 1.4 इंटू 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी ये मैंने सब कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 24 भी सॉल्व होता है। बस इसमें एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला लग रहा था, वो था ये बीटा, सॉरी बल्क मॉड्यूलस गामा डेल्टा टी। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करना था, ये जो गामा है विच इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, रेल ट्रैक, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोला अ रेल ट्रैक मेड ऑफ स्टील हैविंग लेंथ 10 मीटर इज क्लैम्प्ड ऑन अ रेलवे लाइन एट इट्स टू एंड। तो अपने को पता है कि ये रेलवे की पटरी की बात कर रहा है। तो एक जो है अपना, सॉरी, ओके, सो ये एक है, इसकी लेंथ कितनी, 10 मीटर। तो ये दोनों साइड से अगले वाले से जॉइंट रहता है, अपने को इतना पता है। तो इसमें जो एक्सपेंशन तो नहीं होगा। ऑन दिस समर डे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, गर्मी में जो हो गया अपने टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया है। इट इज डिफॉर्म एज शोन इन फिगर। पहले इसकी लेंथ कुछ ऐसी थी एल, विच इज 10 मीटर। फिर क्या होगा, ये दोनों तो ऐसे क्लैम्प्ड है तो इसमें एक्सपेंशन इस तरफ तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि गर्मी के दिनों में एक्सपेंशन होता है। तो ये इस तरफ तो एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, तो ये ऐसे एक्सपेंड हो गया, ठीक है। ये अपने को डायग्राम में भी गिवन है, पहले ये ऐसा था, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस तरीके से एक्सपेंड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक्स अपने को फाइंड करना है, एक्स इज दिस, ठीक है। अपने को एक्स फाइंड करना है, अपने को अल्फा भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपने को एक्स फाइंड कैसे होएगा,
पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 10 मीटर, ठीक है। फिर ये एक्सपेंड होके इसमें कुछ लेंथ में इंक्रीज आ गया, तो अपने को ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इट इज 10 प्लस डेल्टा एल विच विल बी एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड भी मिल जाएगी, हम लोग सीधे सीधे हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह भी लग जाएगा, बाकी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने को ये वाला एक्स फाइंड करना है, थोड़ा असिमेट्रिक बन गया, तो ये हो जाएगा अपना 5। मान लीजिए ये 5 है, क्योंकि ये थोड़ा असिमेट्रिक बन गया, तो ये भी 5 है, ठीक है। ये एक्स इसका मिड पॉइंट होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंशन जो होगा इसमें एल प्लस डेल्टा एल होगा, इसकी प्लस इसकी लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। तो ये इतना पोर्शन जो कि आधा है, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो जो अपना एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना वाला एक्स कितना हो जाएगा, बाय पीजीटी अपना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी हाफ ऑफ एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस अब अपने को सारी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि एल की वैल्यू अपने को पता है 10 है, और फिर डेल्टा एल अपने को कैलकुलेट करना आता है। एल की वैल्यू क्या, डेल्टा एल की क्या वैल्यू होती है, अल्फा डेल्टा टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हाफ हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास फाइनल रिजल्ट एल बाय, सॉरी एल स्क्वायर बाय 4 प्लस डेल्टा एल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 एल डेल्टा एल बाय 4 माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाय 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अपने को पता है हम लोग ने क्वेश्चन नंबर ऊपर जो है 21 में भी सेम किया था कि डेल्टा एल जो है वैसे ही छोटे होने वाला है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटे होने वाला है, तो हम लोग कंप्लीटली इसको नेग्लेक्ट कर देते, टेंस टू जीरो। तो ये वाला टर्म जो है ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या है, सिर्फ एक टर्म बचा है विच इज 2 एल डेल्टा एल बाय 4। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो अपना जो डेल्टा एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 2 एल डेल्टा एल बाय 4। तो अपना 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हो गया L डेल्टा L बाय 4, ठीक है। तो अपने को पता है कि डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लोग जब है सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स आ जाएगा रूट ऑफ एल, और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी अपॉन में 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एल 10 है अपने पास और डेल्टा टी 20 है और अल्फा बी गिवन है, तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है एक्स का वो हो जाएगा अपना 10.8 मीटर। ओके, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाला है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है एंड आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 25 ये भी सॉल्व होता है। तो जैसे कि आपने देखे होंगे ये एग्जाम्पल्स जो बाकी चैप्टर्स है उनके जो लॉन्ग आंसर वो काफी लेंदी और टफ होते थे, पर इस जो चैप्टर है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके लॉन्ग आंसर्स भी सिमिलर है, क्योंकि इसमें गिनती के 3-4 फॉर्मूले इस टोटल चैप्टर में, तो इसका क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन नहीं पाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अ थिन रॉड हैविंग लेंथ एल नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास एक रॉड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा, अल्फा भी गिवन है, एल नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये कितना गिवन है, अल्फा। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है, हैज इट्स टू एंड मेंटेन एट टेम्परेचर थीटा 1 एंड थीटा 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स न्यू लेंथ। तो ये क्या हो रहा है, इस एंड पे जो है इसका टेम्परेचर कितना है, थीटा 1, इस एंड पे टेम्परेचर इसका थीटा 2, और ये टेम्परेचर हम लोगों ने क्या कर दिया, मेंटेन करके रखा है। मतलब ये हमेशा थीटा 1 होगा, ये हमेशा थीटा 2 होगा। तो इसकी ये जो है फाइंड न्यू लेंथ की बात करें, मतलब न्यू लेंथ अपने को फाइंड करना है। तो
ये क्वेश्चन देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब इधर थीटा वन है, इधर थीटा टू है, तो टोटल एक्सपेंशन कितना होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का साथ लेते हैं। एवरेज, एवरेज क्या लेते हैं हम लोग, ये जो टेम्परेचर वन और ये जो टेम्परेचर टू है, तो मतलब दोनों एंड के जो टेम्परेचर उनका एवरेज निकालते हैं, और फिर उस जो टेम्परेचर है उसका हम लोग मीडियन ले लेते हैं। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि वो जो इसका जो मीडियन आने वाला है, सॉरी मीन आने वाला है, वो इस पूरी रॉड का टेम्परेचर है, और फिर उस हिसाब से हम लोग इसमें एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। ये अपना क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द रॉड। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेंथ निकालनी है अपनी। तो न्यू लेंथ क्या होती है, एल इज इक्वल टू, सॉरी एल न्यू इज इक्वल टू पुरानी वाली एल, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम लोग ने अभी अभी एवरेज टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, विच इज एल वन प्लस अल्फा थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। तो ये आ गया अपना नया वाला टेम्परेचर। तो जो एल न्यू होगा वो यही होगा, एल वन प्लस अल्फा थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस अपने को न्यू चीज पता चली कि अर्थ दोनों एंड के जो टेम्परेचर है वो थीटा वन और थीटा टू है। तो जो है अपने को एवरेज लेना पड़ता है टेम्परेचर का। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी सॉल्व हो गया काफी इजीली, कोई कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तीन पार्ट है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। तो स्टीफेंस लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी अल्फा, सॉरी सिग्मा टी टू द पावर ऑफ फोर। तो हमने को फॉर्मूला भी गिवन है, फ्रॉम इट्स यूनिट सरफेस एरिया एवरी सेकेंड वेयर टी इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, एंड सिग्मा भी गिवन है। मतलब इसमें सारी चीजें गिवन रहती है, बाकी आपको सिग्मा की वैल्यू लर्न रहनी चाहिए। कहीं कहीं पे गिवन रहता है, कहीं कहीं पे नहीं गिवन रहता है। तो इसको बोल रहा है स्टीफेंस कांस्टेंट। तो सीधे हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इट्स इक्वल टू द अल्फा टी टू द पावर ऑफ फोर। ये क्या है, पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, इतने एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो आपने को सिग्मा की भी वैल्यू गिवन है। अ न्यूक्लियर वेपन मे बी थॉट ऑफ एज अ बॉल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर व्हेन डेटोनेटेड इट reaches temperature of 10 to the power of 6 Kelvin and can be treated as a black body। तो ये क्या बोल रहा है, अ न्यूक्लियर वेपन को हम लोग एक छोटा सा बॉल जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है ये कंसीडर कर लेते हैं, और जब वो फटता है तो उसका टेम्परेचर इतना ही तक के चले जाता है, और तो हम लोग एक ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्या हो रहा है, ए एस्टिमेट द पावर इट रेडिएट्स। तो पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एस्टिमेट द पावर इट रेडिएट्स। तो मतलब जो भी चीजें गिवन है हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो रेडियस कितनी है, 0.5 मीटर। सिग्मा गिवन है 5.67 इंटू 10 to the power of -8। और जो अपना टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, 10 to the power of 6 केल्विन। ठीक है, तो एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर कितना होता है, ये इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जब सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो पी इक्वल्स टू पावर रेडिएटेड पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगी अपनी पावर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पावर की बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड पावर इट रेडिएट्स। तो पावर क्या हो जाएगा, ए इंटू ई। ठीक है, ए इंटू ई, वेयर ए इज एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा, सॉरी सिग्मा टी टू द पावर ऑफ फोर। ए क्या हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर, अभी अभी बात की थी हमने। तो ये हो जाएगी, ए कितना हो जाएगा, फोर, पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। ये हो गया अपना एरिया। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपना कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा कितना, 5.67 इंटू 10 to the power of -8 इंटू T to the power of 4, मतलब जो अपना 10 to the power of -6 की पावर 4, विच इज
विच विल बी कितना हो जाएगा 24, 10 to the power of 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपनी ओवरऑल पावर आएगी वो आएगी 1.8 इंटू 10 to the power of 17। तो अपनी जो पावर है मतलब इतनी वो जो है पावर रेडिएट करेगा जब वो फटेगा। कौन सा? वो न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तो ये काफी ज्यादा पावर है। हम लोग देखें 10 to the power of 17 में, मतलब काफी ज्यादा पावर रेडिएट करेगा इफ एन न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सराउंडिंग हैज वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच वाटर कैन 10 डिग्री ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इवेपोरेट इन 1 सेकेंड? तो ये क्या हो रहा है, सराउंडिंग में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच वाटर कैन 10% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इवेपोरेट इन 1 सेकेंड? तो अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी इस केस में विच इज 1.8 इंटू 10 to the power of 17, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका 10% अपने को लेना है, ठीक है। अपने को सिर्फ 10% जो है इसका वो यूज करने वाले हैं। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 to the power of 16। कुल मिला के इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपनी इसकी 10% ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इतनी एनर्जी को सराउंडिंग का जो पावर पानी है उसको इवेपोरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो पानी के इवेपोरेशन में जो एनर्जी यूज होती है वो कितनी होती है, इधर पे लिख लेते हैं। ओके। ओके, तो आ गया अपना एनर्जी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो अपने पास एनर्जी कितनी हम लोग ने अभी भी कैलकुलेट करी 10%, वो कितनी होती है 1.8 इंटू 10 to the power of 16। मास हमको कैलकुलेट करना है, एस अपने को गिवन है। तो लेकिन एस जो है अपने को ओके एस गिवन है, ठीक है। एस कितना है 4186.0। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये क्या है 30 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पर। और इवोपरेशन के लिए अपने को पानी का टेम्परेचर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 - 100, सॉरी 100 - 30 विच इज 70। तो यहाँ से हम लोग के पास ये भी है, अपने पास यहाँ से एम कैलकुलेट करना है, इजी। वो हो जाएगा एम। लेकिन हम लोग को जो एनर्जी है वो, बट इवोपरेट करने के लिए अपने को एक और जो फैक्टर है विच इज एम एल भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो एम क्या हो जाएगा, एम एल भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम विल बी मास ऑफ वाटर दैट विल बी इवेपोरेटेड। तो एम तो सेम ही रहेगा, और एल कितना हो जाएगा, एल बी गिवन है 22.6 इंटू 10 to the power of 5। तो ये जो दो फैक्टर है, एक पानी गर्म होके 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो इवेपोरेट होएगा, तो उसके लिए उसको वेपर फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो वेपर फॉर्म में जाने के लिए भी इतनी एनर्जी चाहिए रहेगी। तो यहाँ से जब हम लोग एम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4186 इंटू 70 प्लस 22.6 इंटू 10 to the power of 5, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इतना 1.8 इंटू 10 to the power of 16। तो यहाँ से जो अपना m आ जाएगा विच इज मास ऑफ वाटर दैट विल बी इवेपोरेटेड, तो वो अपना लोग डायरेक्ट ले देते हैं विच इज 7 इंटू 10 to the power of 9 kg। तो इतना केजी ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा जब उसका 10% यूज करेंगे, विच इज वेरी हाई। मतलब एक आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कितना लिथियल होता है, कि ये सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी यूज करके इतना केजी ऑफ वाटर इवेपोरेट कर दे रहा है। तो हमारा पार्ट नंबर बी भी फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग ने पावर कैलकुलेट किया था और मास कैलकुलेट किया था। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ ऑल दिस एनर्जी यू इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, corresponding momentum is this momentum is equals to u by c. How much momentum per unit time does it impart on unit area of distance of 1 किलोमीटर? तो ये काफी मतलब पढ़ने में तो आपको काफी टफ लगेगा, पर कुछ मतलब टफ है नहीं। तो ये क्या हो रहा है, मोमेंटम की बात कर रहा है। हाउ मच मोमेंटम पर यूनिट टाइम डज इट इम्पार्ट ऑन यूनिट एरिया? तो ये पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू यू बाय सी। ये क्या बोल रहा है, पूरी एनर्जी हम लोग ने यू के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कितना है यू अपना 1.8 इंटू 10 to the power of 17, ये अपने को गिवन है। और सी कितना हो जाएगा, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 to the power of 8। ये कितना हो जाएगा 6
इंटू 10⁻⁹। इजी कैलकुलेशन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या करना है अपने को। ओके, तो अपने को क्या पता करना, पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने जो पावर निकाली थी पहले, वो तो पर यूनिट टाइम ही था। बट अब हम लोग को इसको पर यूनिट एरिया निकालना है, तो हम लोग इसको सिंपली एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर क्या होगा, आर के लिए अपने को 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस गिवन है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 पाई आर विच इज 1 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको मीटर में लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल वाला, वो हो जाएगा सॉल्व करने पे 47.77। ओके, दिस विल बी पावर एट 1 किलोमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर 11 के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन जो है फिनिश होते हैं। हम लोग ने आज शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स किए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी इजी चैप्टर भी है। इसमें टोटल ऑफ 3 से 4 फॉर्मूले, और वही फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी लॉन्ग आंसर्स भी सॉल्व किया, वो भी ज्यादा लेंदी नहीं थे, बस बेसिक नॉलेज चाहिए थी फॉर्मूलेस की। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। पढ़ते रहिए, ये हमारा जो चैप्टर 11 है ये फिनिश होता है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।